A very good morning, students. Next question. A ray of light through four transparent media with refractive indices mu1, mu2, mu3 and mu4 is shown. The surfaces of all media are parallel. If the emergent ray CD मतलब ये वाली is parallel to incident ray AB. ये incident ray है AB. ठीक है. We must have which of the following options are correct. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कुछ इसकी बेसिक मैथ समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई ग्लास स्लेब है, ये ग्लास स्लेब है, ओके, तो अगर ये लाइट हवा में है और लेट्स से हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए है, म्यू ए है, इसका म्यू जी है, तो अगर ये लाइट कुछ ऐसे आके इंसिडेंट हो रही है, अगर इसको कुछ और मीडियम मिला तो ऑफकोर्स रेयर से डेंस से मीडियम जाएगी, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, है ना। लेकिन अब यहाँ पे इसको वापस से हवा मिल गई, देखिए वापस से एयर में ही जा रहा है, तो एयर में जाएगा तो अब देखिए इसका मतलब ये लाइट और ये लाइट आपस में पैरेलल होगी कि नहीं होगी, तभी हम यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाली चीज निकालते हैं। तो ये क्यों हुई? क्योंकि ये वाला मीडिया बराबर है और ये वाला एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर ही होगा। ये सारे बच्चे 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसका आंसर तो हमारे पास सीधा आ गया कि μ1 इज इक्वल टू μ4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में देके रखा है कि CD जो है इस पैरेलल टू AB है। तो अगर कोई लाइट पैरेलल है तो आप खुद सोचिए ना कि ये दो लाइट मैं पैरेलल कब बोलूंगी। देखिए ये रे, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अब ये पैरेलल कब होगी? जब इनके बीच का एंगल इक्वल होगा। आप सोचिए अगर ये एंगल में कुछ ऐसा बना दूं तो कुछ ऐसा बना दूं तो क्या ये वाला एंगल के बराबर है? नहीं है। तो क्या ये लाइन भी आपस में पैरेलल है? नहीं है। पैरेलल लाइन होगी तो उसके डिस्टेंस होगा कुछ, बट एंगल्स आर सेम। वो सेम एंगल, ये 60 ऐसे करके ही बनती है। ठीक है, तो खैर आंसर तो हमारे पास आ गया, लेकिन फिर भी हम इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे हो रहा है ये। तो मैं यहाँ पे आपके लिए फिगर वो करती हूँ। ये देखिए मैंने नॉर्मल बनाया, ठीक है, यहां पे भी मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ और यहां पे भी नॉर्मल। ओके, अब होता क्या है, देखिए यहां पे अगर मैं इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नाम दे दूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये एंगल आई और ये एंगल आर, इसको मैं एक काम करती हूँ R1 नाम दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह कॉपी डाउन होगा। अच्छा, ये सारी उन्होंने क्या बोली हुई है? अ रे ऑफ लाइट फॉर ट्रांसपेरेंट मीडिया दिस द सर्फेसेस ऑफ ऑल मीडिया पैरेलल। मतलब ये मीडिया इसके पैरेलल है, ये मीडिया की प्लेट इसके, सब एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए। करेक्ट है। तो अगर ये वाली, वो क्वेश्चन में क्लेम कर रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा? दिस इज एंगल R, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल R1 इज इक्वल टू ये भी एंगल R1 हो जाएगा। करेक्ट है। अब ये देखिए ये नॉर्मल, ऑफकोर्स ये वाला एंगल R1 इसके बराबर तो होगा नहीं ना, तो ये एंगल तो कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो लेट्स से इस एंगल को मैं नाम दे देती हूँ एंगल I2 नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब आप सोचिए ये वाली सरफेस अगर इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो देखिए ये Z बन रहा है, ऐसा Z जो मैंने अभी ऊपर कंसेप्ट लगाया था, तो ये भी कितना हो जाएगा? एंगल, ये वाला एंगल, ये भी I2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि CD जो है वो इसके पैरेलल है। देखिए मैं आपको बना के भी बताती हूँ कि अगर आप इसको है ना ऐसे पैरेलल, थोड़ा सा मेरे पास स्केल नहीं है लेकिन आप देखेंगे ना तो आपस में पैरेलल है। मैंने अभी कंसेप्ट समझाया कि अगर पैरेलल है तो एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर होने ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एंगल I हो गया, क्योंकि ये एंगल I पे था और ये भी एंगल I है, अगर ये पैरेलल है तो। करेक्ट बात है। अब आप चाहें तो स्नेल्स लॉ से यहाँ पे सारी चीजें जो हमने बोली वो प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इस B पॉइंट, इसको B पॉइंट नाम दे देती हूँ, इसको मैं पॉइंट M नाम दे देती हूँ, इसको मैं पॉइंट, ये तो C दिया हुआ है, तो मैं स्नेल्स लॉ लगा रही हूँ, स्नेल्स लॉ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जरूरी तो नहीं ऑब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन, तो हमें करने का तरीका आना चाहिए। क्या पता ये सब्जेक्टिव में आ जाए, क्योंकि क्लास 10th के अंदर 2000 आई थिंक 23 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्लास 10 के अंदर उनको प्रूफ करना था इसको। तो स्नेल्स लॉ वो क्लास 10th में पूछा था, हाँ, और ये हमें 2022 में पूछ लिया क्लास 12 के अंदर, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा हुआ है। स्नेल्स लॉ हमें लगाते हैं एट B पे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है μ1 इंटू साइन I, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन I है, और ये वाला मीडिया
दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ये वाले मीडिया का कितना है R1। गॉट द पॉइंट। अब ये हो गया मेरे इक्वेशन 1। अब हम लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M लगा देते हैं, ठीक है, एट पॉइंट M। तो अब इस एट पॉइंट M से क्या समझ में आएगा, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, ये देखिए यहाँ लगा रही हूं मैं, ठीक है, तो इसका μ2 और एंगल कितना है R1, तो साइन R1 इज इक्वल्स टू म्यू, ये देखिए यहाँ लगा रहे हैं ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब μ3 हो जाएगा, तो μ3 इंटू साइन I2 हो जाएगा, क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको I2 नाम दिया हुआ है, करेक्ट है, तो इसको मैं 2 नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब आपको इन दोनों इक्वेशन से ये समझ, देखिए μ2 इंटू साइन R1 और ये भी μ2 इंटू साइन R1 है, तो इस यानी ये दोनों भी आपस में बराबर बराबर हुए, मतलब हमें क्या कंक्लूजन मिल गया कि μ1 इंटू साइन I इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R1, है ना, ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर है, तो ये सब आपस में कैसे हुए, बराबर बराबर हुए, साइन I2 मतलब ये इसके बराबर हो गया, करेक्ट बात है। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे देती हूँ, तो ये काम आएगा। अब हमें लास्ट स्नेल्स लॉ लगाना है, स्नेल्स लॉ एट M पे लगा लिया मैंने, अब मैं C पे लगा रही हूँ, ठीक है, तो C पे लगाने के लिए ये कितना है μ3 और ये कितना है I2, तो μ3 इंटू साइन I2 इज इक्वल्स टू इसका कितना है μ4 इंटू साइन ऑफ I, ठीक है, ये मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देती हूँ। अब मुझे बताइए μ3 साइन I2 किसके बराबर, ये देखिए μ3 साइन I2 इन दोनों के भी बराबर है, अभी हमने फ्रॉम 3 कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब ये इसके भी बराबर हो गया, यानी ये दोनों इसके भी बराबर हो गए। तो मैं अब लास्ट में कंक्लूजन लिख देती हूँ आपके लिए कि μ1, लास्ट में कंक्लूजन में लिख रही हूँ कि μ1 साइन I, देखिए सब आपस में बराबर हो गए ना, इज इक्वल्स टू μ2 साइन R1 इज इक्वल्स टू μ3 साइन I2 इज इक्वल्स टू μ4 साइन I। गॉट द पॉइंट। ये सब आपस में बराबर हो गए, देखिए ये इसके बराबर, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कि ये तीनों तो बराबर थे ही, और μ3 इसके भी बराबर आ गया, तो μ4 इंटू साइन I। अब आप देखिए कि इनमें से, देखिए आप कहेंगे मैम ये तो सभी बराबर हो गए, नहीं सभी नहीं बराबर हो, आप समझिए कि सबका प्रोडक्ट आपस में बराबर है, बट ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, एंगल का यहाँ पे कुछ एंगल रखेंगे फिर उसका, तो सबके प्रोडक्ट्स आपस में बराबर है ऐसा। पर ऑप्शन में तो हमें दिया नहीं ना म्यू साइन म्यू, ऑप्शन तो हमें सिंपल सा पूछा कि μ1 μ2 μ3, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आप करेंगे इसको और इसको, तो इसमें ना μ2 आपको पता है करेक्ट, R1 की भी कोई आपके पास वैल्यू नहीं, तो आप नहीं कह सकते कि इसमें से ऑप्शन में ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए μ1 साइन I इज इक्वल्स टू μ4 साइन I, तो ये बात तो गारंटीड होगी कि μ1 किसके बराबर है, μ4 के, और होना भी चाहिए, जो मैंने पहले ही आपको समझाया कि ये ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, डी है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।